नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान, जो कि हिंदी गद्य के विकास के अंतर्गत प्रकरण 2 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो इस वीडियो में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र पर विस्तार से बातचीत करेंगे और इस चर्चा के बाद आप महसूस करेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं, चाहे यूजीसी नेट की बात करें, प्रवक्ता परीक्षाओं की बात करें या फिर तमाम राज्यों में होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं की बात करें। तो इस वीडियो लेक्चर से भारतेंदु हरिश्चंद्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या फिर आगे पूछे जाएंगे, यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य आपको मिल जाएंगे। साथ में हम देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा, कौन कौन से कथन महत्वपूर्ण रहे, उनके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि गद्य साहित्य के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या योगदान रहा। क्योंकि उनके पूर्ववर्ती कालखंड की बात करें तो काव्य में ज्यादातर रचनाएं लिखी जा रही थी, भाषा ब्रज भाषा थी, लेकिन गद्य के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस तरीके से खड़ी बोली का प्रयोग किया और किन किन विधाओं में काम किया। तो इस वीडियो लेक्चर से हम जहां ऑब्जेक्टिव तथ्यों को देखेंगे, साथ में हमारे मन मस्तिष्क में सब्जेक्टिव तथ्य भी बैठेंगे या फिर आपकी समझ विकसित होगी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना है। तो चलते हैं, बात करते हैं सीधे भारतेंदु हरिश्चंद्र के ऊपर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इनका जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य कुल में भाद्र शुक्ल 5 संवत 1907 को और मृत्यु 35 वर्ष की अवस्था में माघ कृष्ण 6 संवत 1941 को हुई। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र को लेकर पहली 2 पंक्तियों में उनके जन्म स्थान, जन्म वर्ष और मृत्यु के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिख दिया। और जो भी इन्होंने तिथियां या फिर वर्षों को यहाँ पर लिया है, सभी संवत में है। आप सभी के सहूलियत के लिए हमने इसको ईस्वी में कन्वर्ट कर दिया है। वैसे भी हम वन लाइनर किताबों में देख लेते हैं और इधर उधर भी देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में हुआ। इनके परिवार का संबंध देखें तो वैश्य कुल में हुआ, यानी कि आप देखें कि व्यापार से जुड़े हुए घराने से हुआ। 1907 संवत में बताया गया, यानी कि 1850 ईस्वी में 35 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ। लगभग 1884-85 ईस्वी के आसपास में इनका निधन हो गया। अगर संवत 1941 को देखें तो इसमें से 57 घटाएंगे हम तो 1884 ही आ रहा है। तो मोटे तौर पर आप 1850 से लेकर 1885 के बीच में जोड़ेंगे तो 35 वर्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र का आ जाएगा। आगे लिखते हैं, जो टर्निंग पॉइंट से आपको ध्यान में रखना है कि संवत 1922 में ये अपने परिवार के साथ जगन्नाथ जी गए। संवत 1922 यानी कि 1865 ईस्वी में अपने परिवार के साथ ये जगन्नाथ जी गए। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये जगन्नाथ जी कहाँ हैं और क्यों लोग वहां पर जाते हैं। जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जगन्नाथ जी गए तो उनकी उम्र लगभग आप देख रहे हैं कि 15 वर्ष की रही होगी। उसी यात्रा में उनका परिचय बंग देश के नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ। यानी जब वो जगन्नाथ जी की यात्रा पर गए तो उनका परिचय बंग देश की नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ। उन्होंने बांग्ला में नए ढंग के सामाजिक, देश देशांतर संबंधी, ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक, उपन्यास आदि देखे और हिंदी में वैसी पुस्तकों के अभाव का अनुभव किया। ये टर्निंग पॉइंट्स यहाँ पर आ रहा है। सिर्फ 15 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ये आभास हो गया कि उनके हिंदी पट्टी में जिस तरीके से बांग्ला में नए ढंग के सामाजिक, देश देशांतर संबंधी, ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक, उपन्यास लिखे जा रहे हैं, वैसे साहित्यिक रचना का अभाव हमारे हिंदी प्रदेश में है। इस चीज का उन्होंने अनुभव किया। ये भी सोचने वाली बात है कि उस समय सिर्फ 15 वर्ष की उम्र के भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। आजकल 15 वर्ष की अवस्था के बच्चे क्या कर रहे हैं आप सभी जान रहे होंगे। लेकिन इसीलिए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जा सकता है कि हिंदी जाति परंपरा के संस्थापक हैं। पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने आप सभी को एक क्वेश्चन भी दिया था,
तो कुछ कारण रहा है यहाँ पर देखिए, इसीलिए बताया गया कि सिर्फ 15 वर्ष की अवस्था में जब वो जगन्नाथ जी की यात्रा में गए और वहां पर उनका बंग देश की नवीन साहित्यिक प्रगति से परिचय हुआ। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि संवत 1925 में उन्होंने विद्या सुंदर नाटक बांग्ला से अनुवाद करके प्रकाशित किया। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर है कि संवत 1925 यानी कि 1868 ईस्वी में उन्होंने यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विद्या सुंदर नाटक बांग्ला से अनुवाद करके प्रकाशित किया। सवाल कई बार पूछा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक और अनुदित नाटकों से, तो यहाँ पर आप भली भांति इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि जो विद्या सुंदर नाटक है 1868 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उसका बांग्ला से अनुवाद किया। मौलिक नहीं है बल्कि अनुदित है। संवत में भी आपको ध्यान में रखना है और ईस्वी में भी ध्यान में रखना है। आगे लिखते हैं कि इस अनुवाद में ही उन्होंने हिंदी गद्य के बहुत ही सुडौल रूप का आभास दिया। इसी वर्ष उन्होंने कवि वचन सुधा नाम की एक पत्रिका निकाली, जिसमें पहले पुराने कवियों की कविताएं छपा करती थी पर पीछे गद्य लेख भी रहने लगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो बिंदु आपको ध्यान में रखना है। एक तो बंग देश से प्रभावित होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विद्या सुंदर नाटक का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया, और दूसरा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कवि वचन सुधा लिखा गया कि इसी वर्ष यानी कि 1868 ईस्वी में ही उन्होंने कवि वचन नामक एक पत्रिका निकाली, कवि वचन सुधा नामक एक पत्रिका निकाली, जिसमें कि पुराने कवियों की कविताएं छपती थी और उसके पीछे हिस्से में गद्य लेख भी छपने लगे थे, यानी कि कविताओं के साथ साथ गद्य भी इसमें प्रकाशित हो रहे थे। आजकल अगर पत्रिकाओं को आप देखेंगे तो अलग अलग भाषाओं में पत्रिकाएं निकलती हैं। एक ही पत्रिका है, उसमें हिंदी के कुछ आर्टिकल हैं, कुछ अंग्रेजी के हैं, कुछ संस्कृत के हैं, कुछ उर्दू के हैं। उसको मल्टी डायमेंशन पत्रिका के नाम से लोग छापते हैं। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र उस समय प्रयोग कर रहे थे अपने पत्र संपादन से या फिर अपने साहित्यिक प्रतिभा से। कवि वचन सुधा में उन्होंने पुराने कवियों के साथ साथ उनकी कविताओं के साथ साथ गद्य को भी जगह देना शुरू कर दिया था। आगे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि 1930 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली, जिसका नाम 8 संख्याओं के उपरांत हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। आप देख रहे हैं कि एक एक वाक्य आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वो लिखते हैं कि 1930 में यानी कि 1873 ईस्वी में, अगर हम बात करें कि 1868 भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन में काफी महत्वपूर्ण रहा, जहां उन्होंने विद्या सुंदर नाटक का अनुवाद किया, कवि वचन सुधा नामक पत्रिका को निकाला, और ठीक आप देख रहे हैं कि 6 साल यानी कि आप देखें 5 साल के बाद 1873 ईस्वी में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली। यहाँ पर ध्यान में रखिए कि हरिश्चंद्र मैगजीन कैसी थी, मासिक पत्रिका थी, जिसके 8 अंक निकलने के बाद हरिश्चंद्र चंद्रिका उसका नाम हो गया। सवाल पूछा जाता है कि हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कब हुआ, तो आप देखेंगे कि 1873 ईस्वी में इसका नाम बदल गया 8 अंकों के बाद। एक नया तथ्य यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 8 अंक उसके निकले थे, इसके बाद उसका नामकरण चेंज हुआ। आगे लिखते हैं कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ। ये देखिए कथन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ। जिस प्यारे हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कंठा पूर्वक दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका में हुआ। कवि वचन सुधा में नहीं हुआ, बल्कि हरिश्चंद्र चंद्रिका में जिस हिंदी को लोग चाहते थे उस हिंदी का प्रयोग हुआ और जनता ने भी उसको उत्कंठा पूर्वक दौड़कर अपनाया। आगे लिखते हैं कि भारतेंदु ने नई सुधरी हुई हिंदी का उदय इसी समय से माना है। उन्होंने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट किया है कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। ये पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो सवाल आपको मिल जाएंगे कि पूछा गया कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 में किसका कथन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और ये बात उन्होंने कहां पर कहा था, कालचक्र नामक अपनी पुस्तक में उन्होंने नोट किया था। कालचक्र पुस्तक कैसी है, इतिहास पर आधारित है, यह भी सवाल पूछा जाता है। आगे लिखते हैं
कि इसी हरिश्चंद्री हिंदी के आविर्भाव के साथ ही नए नए लेखक भी तैयार होने लगे। यानी कि जिस हिंदी का विकास भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया या फिर प्रयोग किया, उस हिंदी को लोग पसंद किए और फिर धीरे धीरे उसके आधार पर नए नए लेखक भी तैयार होने लगे। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी जातीय परंपरा का संस्थापक माना जाता है। न सिर्फ वो रचनाएं कर रहे थे, अनुवाद कर रहे थे, पत्र पत्रिकाओं का संपादन कर रहे थे, बल्कि वो कई नए नए लेखकों को पैदा भी कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है कि व्यक्ति अपना तो काम कर रहा है, साथ में लोगों को रोजगार भी दे रहा है और प्रोत्साहित भी कर रहा है। नए नए लेखक भी तैयार हो रहे थे। आगे लिखते हैं कि चंद्रिका में भारतेंदु आप तो लिखते ही थे, बहुत से और लेखक भी उन्होंने उत्साह देकर तैयार कर लिए थे। स्वर्गीय पंडित बद्री नारायण चौधरी बाबू हरिश्चंद्र के संपादन कौशल की बड़ी प्रशंसा किया करते थे। यहाँ पर देखिए कि जो नए नए लेखक पैदा हुए थे या फिर जुड़ रहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र से, उसमें उनके कई फैन भी थे। यानी कि आप देख रहे हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपादन कौशल की प्रशंसा करते थे। बड़ी तेजी के साथ वे चंद्रिका के लिए लेख और नोट लिखते थे और मैटर को बड़े ढंग से सजाते थे। हिंदी गद्य साहित्य के इस आरंभ काल में ध्यान देने की बात है कि उस समय जो थोड़े से गिनती के लेखक थे, उनमें विदग्धता और मौलिकता थी और उनकी हिंदी हिंदी होती थी। वे अपनी भाषा की प्रकृति को पहचानने वाले थे। बांग्ला, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी के अनुवाद का वह तूफान जो 25-30 वर्ष पीछे चला और जिसके कारण हिंदी का स्वरूप ही संकट में पड़ गया था, उस समय नहीं था। उस समय ऐसे लेखक न थे जो बांग्ला की पदावली और वाक्य ज्यों के त्यों रखते हों या अंग्रेजी वाक्यों और मुहावरों का शब्द प्रतिशब्द अनुवाद करके हिंदी लिखने का दावा करते हों। उस समय की हिंदी में न दिक दिक अशांति थी, न कादना सिहरना और छल छल अश्रुपात, न जीवन होड़ और कवि का संदेश था, न भाग लेना और स्वार्थ लेना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हुए उसके पहले की स्थिति के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं कि पहले जो भी अनुवाद किए जाते थे, हुबहू बांग्ला, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी के शब्दों को उठा लिया जाता था, जिससे कि हिंदी का जो स्वरूप विकसित हो रहा था वो खराब होने लगा था, उस पर संकट गहराने लगा था। लेकिन बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, जिसको कि इन्होंने एक टर्म दिया हुआ है हरिश्चंद्री हिंदी, वो क्या हिंदी है आगे जब आप वीडियो लेक्चर और देखेंगे और पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। लिखते हैं कि मैगजीन में प्रकाशित हरिश्चंद्र का 5वें पैगंबर, मुंशी ज्वाला प्रसाद का कलिराज की सभा, बाबू तोताराम का अद्भुत अपूर्व स्वप्न, बाबू कार्तिक प्रसाद का रेल का विकट खेल आदि लेख बहुत दिनों तक लोग बड़े चाव से पढ़ते थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हरिश्चंद्र मैगजीन में लेख प्रकाशित होते थे, उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना थी 5वें पैगंबर, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कलिराज की सभा ज्वाला प्रसाद, बाबू तोताराम, तोताराम भी एक पत्र के संपादक थे, आपके दिमाग में आ गया होगा, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने बताया था। यहाँ पर उनकी एक रचना का नाम बताया जा रहा है अद्भुत अपूर्व स्वप्न। बाबू कार्तिक प्रसाद का रेल का विकट खेल लोग बड़े चाव से पढ़ते थे। चाव से पढ़ना भी एक कला है। जैसे कई बार हम अपनी पढ़ाई दबाव में या फिर करियर बनाने के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं या फिर करते हैं, लेकिन कुछ चीजें हम बड़े चाव से करते हैं, जैसे कि रील्स देखते हैं या फिर शॉर्ट्स वीडियो को देखते हैं, वो चाव से लोग देखते हैं, खर 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 उसको आगे बढ़ाते जाते हैं। वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना होगा तो कहेंगे कि इनकी भाषा शैली कठिन है, ये नहीं समझ में आता है। कहने का मतलब है कि इसमें चाव, ये चाव शब्द पे आपको जोर देना है। जब आपके मन में चाव उत्पन्न हो जाएगा तो हर चीज आपको आसान लगने लगेगी। तो मैगजीन में जो भी लेख निकलते थे लोग बड़े चाव से, मतलब कि इंतजार करते थे कि अगला अंक कब आएगा। आगे लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल कि संवत 1931 में भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा के लिए बाल बोधिनी निकाली थी। ये देखिए टर्निंग पॉइंट, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन यानी हरिश्चंद्र चंद्रिका के बाद उन्होंने बाल बोधिनी पत्रिका निकाली, जो कि 1874 ईस्वी में निकाली गई। एक खास उद्देश्य से निकाली गई, किसके लिए? स्त्री शिक्षा के लिए।
ये सवाल भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखिए कि बाल बोधिनी इस पत्रिका के शीर्षक में ही उसके उद्देश्य को आप खोज सकते हैं। थोड़ा सा आप अगर ध्यान लगाकर पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि बाल बोधिनी में भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा को केंद्र में रखा था। आगे लिखते हैं कि इस प्रकार उन्होंने 3 पत्रिकाएं निकाली। कौन कौन सी 3 पत्रिकाएं निकाली? आपके मन मस्तिष्क में वो सब आ गई होंगी। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाल बोधिनी पत्रिका। इसके पहले ही संवत 1930 में उन्होंने अपना पहला मौलिक नाटक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती नाम का प्रहसन लिखा। यानी कि 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना पहला मौलिक नाटक लिखा जिसका नाम है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सवाल पूछा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक क्या रहा है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, और किस शैली में लिखा गया? प्रहसन में लिखा गया, जिसमें धर्म और उपासना नाम से समाज में प्रचलित अनेक अनाचारों का जघन्य रूप दिखाते हुए उन्होंने राजा शिव प्रसाद को लक्ष्य करके खुशामदियों और केवल अपनी मान वृद्धि की फिक्र में रहने वालों पर भी छींटे छोड़े। यानी कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती में धर्म और उपासना के नाम पर समाज में प्रचलित अनाचारों का यथार्थ दिखाया, और साथ में उन्होंने अपने गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को भी लक्ष्य करके लिखा। यानी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती अगर आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि इसमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को टारगेट किया गया है। और साथ में भारतेंदु हरिश्चंद्र उस समय अंग्रेजों की खुशामदी करने वाले और अपने सम्मान में बढ़ोतरी रखने की इच्छा रखने वालों पर भी व्यंग कसे हैं। आगे लिखते हैं कि भारत के प्रेम में मतवाले, देश के हित की चिंता में व्यग्र हरिश्चंद्र जी पर सरकार की जो कुदृष्टि हो गई थी उसके कारण बहुत कुछ राजा साहब ही समझे जाते थे। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के ऊपर भी राजभक्ति और देशभक्ति का आरोप लगता है। उसमें देशभक्ति को लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो भी रचनाएं आई और उन रचनाओं के बाद जो अंग्रेजी सरकार है उसका गलत प्रभाव या फिर गलत एक्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र के ऊपर गया, कुदृष्टि गई। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को परेशान या फिर उस तरीके से इग्नोरेंस किया जाने लगा। तो इसके केंद्र में कौन थे? राजा साहब, यानी कि शिव प्रसाद सितारे हिंद को ही माना जाता है। आगे लिखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की गद्य रचना के अंतर्गत भारतेंदु का ध्यान पहले नाटकों की ओर ही गया। ये देखिए आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य है कि गद्य विधाओं में तो अनेक विधाएं हैं, उसमें कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, ठीक। लेकिन सबसे पहले अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र का ध्यान गया तो नाटक की ओर गया। इसको आपको ध्यान में रखना है। सवाल पूछा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य का विकास करते हुए सबसे पहले किस विधा को अपनाया था? तो विधा कौन सी है? नाटक है। आगे लिखते हैं कि अपनी नाटक नाम की पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि हिंदी में मौलिक नाटक उनके पहले 2 ही लिखे गए थे, महाराज विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन नाटक और बाबू गोपाल चंद्र का नहुस नाटक। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जिस विधा को केंद्र में रखते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य का विकास किया, उसी के नाम पर उन्होंने एक आलोचनात्मक पुस्तक भी निकाली जिसका नाम था नाटक। एक तो नाट्य शास्त्र लिखा भरत मुनि ने, और नाटक नाम से आलोचनात्मक पुस्तक लिखी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और उसमें इन्होंने जिक्र किया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पहले नाटक विधा में 2 ही पुस्तकें मिलती हैं। वो पुस्तकें कौन कौन सी हैं? महाराज विश्वनाथ सिंह, आनंद रघुनंदन और गोपाल चंद्र, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता ही थे। उनके नाटक नहुस का नाम लिया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये दोनों ब्रज भाषा में थे। आनंद रघुनंदन और नहुस दोनों किस भाषा में है? ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में नहीं है। आपको ध्यान आ गया होगा, इसके पहले हमने हिंदी उर्दू विवाद, खड़ी बोली ब्रज भाषा विवाद पर चर्चा की है। तो उसका प्रभाव भारतेंदु के पूर्ववर्ती नाटकों पर पड़ा है। उनकी भाषा ब्रज भाषा रही है। भारतेंदु प्रणीत नाटक ये है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों के बारे में रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर लिखते हैं कि उनके नाटक कौन है। तो 2 श्रेणी बनाए गए हैं, मौलिक और अनुदित। मौलिक नाटकों में वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती,
चंद्रावली, विशस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, सती प्रथा, प्रताप, सती प्रताप जो कि अधूरा है। तो यहाँ पर दो तथ्य आपको ध्यान में रखना है कि पहला मौलिक नाटक कौन सा है, आपके सिलेबस में कौन कौन से नाटक पढ़ने हैं, ठीक है, और अधूरा नाटक कौन सा रहा है। तो इतना अगर आप एंगल अपने ध्यान में रखेंगे तो लगभग आप अपनी तैयारी को पूरी होती हुई दिशा में देखेंगे। तो पहला मौलिक नाटक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। यूजीसी नेट की बात करें तो भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी आप सभी को पढ़ना ही है। और अधूरा नाटक कौन सा रहा, सती प्रताप रहा। अगर हम अनुदित नाटकों की बात करें जो कि अनुवाद पर आधारित हैं, बांग्ला, अंग्रेजी, मराठी, खासतौर से ज्यादातर इन्होंने बांग्ला से ही अनुवाद किया है, जिसमें आप देख रहे हैं विद्या सुंदर। आपको वर्ष भी याद आ गया होगा कि कब अनुवाद किया था और क्यों किया था, क्योंकि जब ये 15 वर्ष की उम्र में बंग जगन्नाथ जी की यात्रा पर गए और वहां पर बंग देश के साहित्य से इनका परिचय हुआ। ये टर्निंग पॉइंट है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में टर्निंग पॉइंट्स कोई न कोई होता है। जैसे आप लोग तमाम जगहों पर तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन अगर इस चैनल पर विश्वास करते हुए आप तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके जीवन का ये टर्निंग पॉइंट्स हो। कई बार विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि सर हम इधर उधर बहुत पढ़ रहे थे, बहुत देर से आपका चैनल मुझे मिला है। तो ये टर्निंग पॉइंट्स है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के भी जीवन में आया तो उन्होंने लिखा विद्या सुंदर, इसके बाद लिखा पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी। आगे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि सत्य हरिश्चंद्र मौलिक समझा जाता है, पर हमने एक पुराना बंगला नाटक देखा है जिसका वह अनुवाद कहा जा सकता है। कहते हैं कि भारत जननी उनके एक मित्र का किया हुआ बंग भाषा में लिखित भारत माता का अनुवाद था, जिसे उन्होंने सुधारते सुधारते सारा फिर से लिख डाला। ये देखिए यहाँ पर उस समय के जो साहित्यकार थे एक दूसरे की रचनाओं को देखते भी थे, उसमें अगर कोई त्रुटि है, कोई कमी है तो उसको दूर करते थे। आजकल के साहित्यकार चुपके से अपनी रचनाओं को प्रकाशित कर लेते हैं, जब उनकी आलोचना होती है तो दूसरे से उसकी आलोचना करवाते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय के जो साहित्यकार थे बड़ा ही सामंजस्य बनाकर चलते थे और एक दूसरे की रचनाओं को देखते थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भारत जननी नाम का नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक मित्र ने लिखा था, लेकिन उसमें काफी गड़बड़ियां थी, त्रुटियां थी, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र सुधारते सुधारते उसको फिर से लिख दिए। ये सवाल पूछा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस रचना को सुधारते सुधारते अनुवाद से उसको मौलिक में बदल दिया था। तो कौन थे, कौन सी रचना थी, भारत जननी, जो कि भारत माता नाम से बंगला में लिखा गया था। बाद में उसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुधारा, हालांकि उसको भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटकों में ही यहाँ पर रखा गया है। आगे बात करते हैं, रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि भारतेंदु के नाटकों में सबसे पहले ध्यान इस बात पर जाता है कि उन्होंने सामग्री जीवन के कई क्षेत्रों से ली। नाटकों की खास विशेषता क्या है कि जो भी उन्होंने विषय वस्तु लिया है वो जीवन से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कपोल कल्पना है। आगे लिखते हैं कि चंद्रावली में प्रेम का आदर्श है, नील देवी में पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वृत्त लेकर लिखा गया है, भारत दुर्दशा में देश दशा बहुत ही मनोरंजक ढंग से सामने लाई गई है, विशस्य विषमौषधम देशी राजवाड़ों की कुचक्रपूर्ण परिस्थिति दिखाने के लिए रचा गया है, प्रेम जोगिनी में भारतेंदु ने वर्तमान पाखंडमय धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच अपनी परिस्थिति का चित्रण किया है। यही उसकी विशेषता है। यानी कि इस पूरे पैराग्राफ में आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख नाटकों की विषय वस्तुओं को बता दिया है, जिसमें कि चंद्रावली प्रेम पर आधारित है, नील देवी का संदर्भ पंजाब से है, भारत दुर्दशा जो कि देश की क्या दशा रही उस पर व्यंग है, फिर विषमौषधम में देसी रजवाड़ों की क्या स्थिति रही है, कुचक्र जो रहा है उनका उसके बारे में है, प्रेम जोगिनी में वर्तमान पाखंड पर चोट किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। आगे लिखते हैं कि नाटकों की रचना शैली में उन्होंने मध्यम मार्ग का अवलंबन किया है। यानी कि रचना शैली की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें
रूप की बात करें तो उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया, न ज्यादा उसमें बदलाव किया है और न ही ज्यादा अनुसरण किया है, बीच का रास्ता निकाला है। न तो बंगला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली को एक बारगी छोड़ ये अंग्रेजी नाटकों की नकल पर चले और न प्राचीन नाट्य शास्त्र की जटिलता में अपने को फंसाया। उनके बड़े नाटकों में प्रस्तावना बराबर रहती थी, पताका, स्थानक आदि का प्रयोग भी वे कहीं कहीं कर देते थे। तो ये देखिए पैराग्राफ भी महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र लिबरल होके नाटक लिखने का प्रयास किए। उस जमाने में दो ही तरीके के नाटक दिखाई पड़ते थे, या तो बांग्ला में लिखे जा रहे थे या अंग्रेजी में लिखे जा रहे थे, और एक परंपरा से जुड़ा हुआ जो संस्कृत में मान सकते हैं। यानी तीन तरीके के नाटक लिखे जा रहे थे, बांग्ला, अंग्रेजी और संस्कृत। तो इन तीनों की शैलियों का मिश्रण करते हुए उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। यहां पर बताया कि उनके बड़े नाटकों में प्रस्तावना बराबर रहती थी। तो आपके सिलेबस में जो भी नाटक लगे हुए, चाहे भारत दुर्दशा हो, चाहे अंधेर नगरी हो, आप देखिए उसके प्रस्तावना में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या लिखा है, प्रस्तावना को ध्यान में रखना है। और बताया कि कई जगहों पर पताका, स्थानक का भी वो प्रयोग कर देते हैं। आगे लिखते हैं कि यद्यपि सबसे अधिक रचना उन्होंने नाटकों की ही की, पर हिंदी साहित्य के सर्वतोमुखी विकास की ओर भी वे बराबर दत्तचित्त रहे। भाषा शैली देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, लिखते हैं कि सबसे अधिक रचना उन्होंने नाटकों की ही की, लेकिन हिंदी साहित्य का सर्वांगीण रूप से कैसे विकास हो, चहुमुखी कैसे विकास हो, इसके तरफ भी वो लगातार दत्तचित्त मतलब ध्यान दे रहे थे। कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण आदि लिखकर उन्होंने इतिहास रचना का मार्ग दिखाया है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि नाटकों के अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र का इतिहास परक रचनाओं पर भी ध्यान था, जिसमें कि कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण प्रमुख रचनाएं। अपने पिछले दिनों में वे उपन्यास लिखने की ओर प्रवृत्त हुए थे, पर चल बसे। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक के अतिरिक्त उपन्यास लिखने का भी प्रयास किया था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। इसी बीच उनका देहांत हो गया। वे सिद्धवाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। ये वाक्य देखिए आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना मैं कहूं उतना कम है। वे सिद्धवाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस कथन को प्रिय विद्यार्थियों आप लोग अपने नोट पे, कॉपी बुक पर नोट कर लीजिए, जिससे कि आप परीक्षा में अगर ये प्रश्न आ जाए तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए सार्थक हो जाए कि वे सिद्धवाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। इससे एक और तो उनकी लेखनी में श्रृंगार रस के ऐसे रसपूर्ण और मार्मिक कवित्व सवैये निकले कि उनके जीवन काल में ही चारों ओर लोगों के मुंह से सुनाई पड़ने लगे, और दूसरी ओर स्वदेश प्रेम से भरी हुई उनकी कविताएं चारों ओर देश के मंगल का मंत्र सा फूकने लगी। ऐसा लग रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में रामचंद्र शुक्ल एकदम तुलसीदास की तरह लिखना शुरू कर दिए। देश के मंगल, जहां पर तुलसीदास का मूल्यांकन करते हुए लोक मंगल की बात करते हैं, लोक मंगल की साधना अवस्था, लोक मंगल की बात बार बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल करते हैं। यहां पर भी देखिए कविताओं का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने पहले ही बता दिया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र सिद्धवाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। और क्यों थे? कि उनकी रचनाओं में श्रृंगार रस के ऐसे पद मिलते थे जिसमें कि कवित्व और सवैये दो छंद महत्वपूर्ण थे, और उनकी कविताओं का लोग कंठपूर्वक ग्रहण कर लिए थे, और उनके जीवन काल में ही चारों तरफ उनकी कविताएं लोग गुनगुनाते थे या फिर एक दूसरे को सुनाते थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे एक बात याद आ रही है कि जब हम प्रेमचंद को पढ़ते हैं कथा सम्राट की दृष्टिकोण से, तो उनकी कहानियों और उपन्यासों को लेकर जब प्रेमचंद जीवित थे तो उस जमाने में उनकी घोर आलोचना हुई। कई लोगों ने तो कहा कि यूरोप का ये नकल करते हैं, खासतौर से रूसी साहित्यकारों का इन्होंने नकल किया हुआ है या फिर वहीं से चोरी करते हैं। उनके जीते जी उनकी रचनाओं का खास मूल्यांकन लोगों ने नहीं किया, बल्कि आलोचना ही की। लेकिन जब रामविलास शर्मा ने बैक टू बैक 2-3 किताबें उनके ऊपर निकाली, जैसे कि प्रेमचंद और उनका युग, तब लोग प्रेमचंद को गंभीरता से लेना शुरू किए।
लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र आप देख रहे हैं कि अलग तरीके के हैं। उनके जीवन काल में ही लोग उनकी कविताओं से काफी प्रभावित थे। क्यों थे? क्योंकि उनकी कविताएं सरस थी और हृदय को छूने वाली थी, श्रृंगार रस में थी। आगे लिखते हैं कि दूसरी ओर स्वदेश प्रेम, यानी स्वदेश प्रेम को ध्यान में रखकर अगर कोई कविता लिखेगा तो जाहिर सी बात है कि लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, ग्रहण करेंगे। और ऐसा लगा कि कविताएं चारों ओर देश के मंगल का मंत्र सा फूकने लगी। आगे लिखते हैं कि अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद की श्रेणी में। यह कथन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि किसके बारे में बात कही जा रही है और किसका कथन है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं कि अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल पर एक ओर तो वे पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर बंग देश के माइकल मधुसूदन और हेमचंद की श्रेणी में दिखाई पड़ते थे। आगे लिखते हैं कि एक ओर तो राधा कृष्ण की भक्ति में झूमते हुए नई भक्तिमाल गुथते दिखाई पड़ते थे, दूसरी ओर मंदिरों के अधिकारियों और टीकाधारी भक्तों के चरित्र की हंसी उड़ाते और मंदिरों, स्त्री शिक्षा, समाज सुधार आदि पर व्याख्यान देते पाए जाते थे। तो यहाँ पर तुलना की जा रही है और परीक्षाओं में आप देखेंगे कि तुलनात्मक कथन कई बार पूछे जाते रहे। तो यहाँ पर इन कथनों को जरूर आप ध्यान में रखिए, पूछे जा सकते हैं। आगे लिखते हैं, ये मुझे याद आ रहा है कि जब मैं जेएनयू एमए एंट्रेंस में बैठा था, उस समय लिखित एग्जाम हुआ करता था, तो इन कथनों को हमने उसमें दिया हुआ था उदाहरण के तौर पर। उस समय हालांकि मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बहुत परिपक्वता से जानकारी नहीं रखता था, लेकिन नंबर पाने के लिए हमें बताया गया था कि शुरू में आप कोटेशन लिखिए, फिर नंबर अपना आंसर शुरू कर दीजिए, फिर आखिर में भी कोटेशन से अंत कीजिए। इससे एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो हमने इस कोटेशन का प्रयोग किया था। प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य। साहित्य के एक नवीन युग के आदि में प्रवर्तक के रूप में खड़े होकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि नए या बाहरी भावों को पचाकर इस प्रकार मिलाना चाहिए कि अपने ही साहित्य के विकसित अंग से लगे। प्राचीन नवीन के उस संधि काल में जैसी शीतल कला का संचार अपेक्षित था, वैसी ही शीतल कला के साथ भारतेंदु का उदय हुआ, इसमें संदेह नहीं। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल की एक खास विशेषता है, ये जो यहाँ पर आखिर में लिखा है, इसमें संदेह नहीं। आप देखेंगे कई कवियों के बारे में बातें कही जा चुकी हैं, यहाँ तक कि कबीर का मूल्यांकन करते हुए भी ये आप वाक्य देखेंगे, इसमें संदेह नहीं। और बाकी कबीर के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर कहा कि जब भारतेंदु हरिश्चंद्र लिख रहे थे तो उस समय प्राचीन और नवीन दोनों की संधि काल चल रही थी और उसमें इन्होंने सामंजस्य स्थापित किया। जब हम कबीर को पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि एक तरफ निर्गुण धारा, दूसरी तरफ सगुण धारा, एक तरफ हिंदू, एक तरफ मुस्लिम। वो ऐसे चौराहे पर खड़े थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ चले, तो उन्होंने निर्णय लिया कि हमें किधर जाना है। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र उस संधि काल पर खड़े थे जिस तरफ प्राचीन परंपरा थी और दूसरी तरफ नवीन परंपरा की शुरुआत हो रही थी। तो शीतल कला का संचार अपेक्षित था, उसमें खरे उतरे भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं या फिर हिंदी जाति परंपरा के संस्थापक हैं। आगे लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल कि हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही लेखकों और कवियों का एक खासा मंडल चारों ओर तैयार हो गया। उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बापू तोताराम, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित केशवराम भट्ट, पंडित अंबिका दत्त व्यास, पंडित राधाचरण गोस्वामी इत्यादि कई प्रौढ़ और प्रतिभाशाली लेखकों ने हिंदी साहित्य के इस नूतन विकास में योग दिया था। तो ये पंक्तियां आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारतेंदु मंडल ने धीरे धीरे एक मंडल तैयार कर लिया था जिसको कि हम भारतेंदु मंडल के नाम से जानते हैं। और सवाल पूछा जाता है कि उस मंडल में कौन कौन है। तो आप देख रहे हैं कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण, बाबू तोताराम,
ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, केशवराम भट्ट, ठीक है, अंबिका दत्त व्यास और राधा चरण गोस्वामी। लगभग 8-9 लोगों का नाम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और इन्होंने हिंदी साहित्य के जो नूतन धारा की बात की जा रही थी उसका विकास किया है। भारतेंदु का अस्त तो संवत 1941 में ही हो गया, पर उनका यह मंडल बहुत दिनों तक साहित्य निर्माण करता रहा। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र 1884, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1941 को संवत के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे ईस्वी में तो 1884 आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कई जगहों पर हमने 1885 पढ़ा है, रामचंद्र शुक्ल ने 1884 इस हिसाब से संवत को कन्वर्ट करेंगे तो आ रहा है। तो आप मोटे तौर पर इन दोनों तिथियों को ध्यान में रखिए। शुक्ल जी के हिसाब से ये है, बाकी मोटे तौर पर कई बार होता है ना, राउंड फिगर में ले लिया जाता है, ठीक है, तो उसी हिसाब से है। तो मंडल जो भारतेंदु के जीवन काल में शुरू हुआ था वो आगे तक चलता रहा। अनेक प्रकार के गद्य प्रबंध, नाटक, उपन्यास आदि इन लेखकों की लेखनी से निकलते रहे, जिसमें कि आप देखेंगे कि हिंदी का जो पहला उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आलोचना की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र का नाम आ जाता है। तो अच्छा खासा मंडल था इन लोगों का। आगे लिखते हैं शुक्ल जी की जो मौलिकता इन लेखकों में थी वह द्वितीय उत्थान के लेखकों में न दिखाई पड़ी। अभी हम भी प्रथम उत्थान के लेखकों में ही बात कर रहे हैं, लेकिन जब द्वितीय उत्थान के लेखकों में बात करेंगे तो कहीं न कहीं प्रथम उत्थान के लेखक भारी पड़ जाएंगे। यानी कि उनकी में जो मौलिकता है वो ज्यादा प्रामाणिक दिखाई पड़ती है। भारतेंदु जी में हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं। उनकी भावावेश की शैली पहली है और तथ्य निरूपण की शैली दूसरी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं कि उनकी दो शैलियों का जिक्र किया जा सकता है। पहली शैली कैसी है? भावावेश है, यानी कि आप देखेंगे कि इनका जो कवि रूप है। और दूसरा क्या है? तथ्य निरूपण की शैली। भावावेश की भाषा में प्रायः वाक्य बहुत छोटे छोटे होते हैं और पदावली सरस बोलचाल की होती है, जिसमें बहुत प्रचलित साधारण फारसी अरबी के शब्द भी कभी कभी पर बहुत कम आ जाते हैं। चंद्रावली नाटिका से उद्धृत अंश देखिए। तो उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। आप देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जब कविताएं लिखते थे तो उर्दू में उन्होंने एक खास नाम से, उपनाम से लिखा है। मैं अपने उन गंभीर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक होमवर्क में दे रहा हूँ कि भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में या फिर अरबी फारसी मिश्रित जब कविताएं लिखते थे, खासतौर से ब्रज भाषा और खड़ी बोली में जो विवाद चल रहा था, शुरुआत में खड़ी बोली में कविताएं वो नहीं लिखना पसंद करते थे। एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया था कि खड़ी बोली में जब भी कविताएं लिखते हैं तो भौड़ी सी कविताएं लगती हैं, वो सरसता नहीं है। तो उन्होंने एक उपनाम से कविताएं लिखना शुरू किए। तो आप बताएंगे कि वो उपनाम क्या रहा है? हमारे विद्यार्थी कई कमेंट्स करना शुरू कर चुके होंगे कि जी बिल्कुल, मुझे याद आ गया कि ये उपनाम। चंद्रावली नाटिका के यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है। क्या है उदाहरण? उसको देखिए आप। झूठे 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 ही नहीं विश्वासघातक, क्यों इतना छाती ठोक और हाथ उठा उठा कर लोगों को विश्वास दिया, आप ही सब मरते चाहे जहन्नुम में पड़ते। भला क्या काम था कि इतना पचड़ा किया, किसने इस उपद्रव और लाज करने को कहा था? कुछ न होता, तुम रहते, बस चैन था, केवल आनंद था, फिर क्यों यह विस्मय संसार किया? बखेड़िए और इतने बड़े कारखाने पर बेहयाई परले सिरे की, नाम बिके लोग झूठा कहें, अपने मारे फिरें, पर वाह रे शुद्ध बेहयाई, पूरी निर्लज्जता, लाज को जूतों मार के पीट पीट के निकाल दिया है। जिस मोहल्ले में आप रहते हैं लाज की हवा भी नहीं जाती। हाय, एक बार भी मुंह दिखा दिया होता तो मतवाले मतवाले बने क्यों लड़ लड़कर सिर फोड़ते? काहे को ऐसे बेशरम मिलेंगे हुक्मी बेहिया हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भाषा शैली है, कहीं न कहीं फारसी अरबी के शब्द इसमें दिखाई पड़ गए। उनको हमने गोला में भी रखा हुआ है ताकि आप जान जाएं, ठीक है। बाकी आप इस पैराग्राफ को समझ गए होंगे। आगे लिखते हैं कि जहां चित्त की किसी स्थायी क्षोभ की व्यंजना है और चिंतन के लिए कुछ अवकाश है, वहां की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर तथा वाक्य कुछ बड़े हैं, पर अन्वय जटिल नहीं, जैसे प्रेम योगिनी के सूत्रधार के इस भाषण में। तो रामचंद्र शुक्ल अलग अलग नाटकों का उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं।
प्रेम योगिनी के सूत्रधार का यहाँ पर उन्होंने भाषण का जिक्र किया है। क्या है वो? क्या सारे संसार के लोग सुखी रहें और हम लोगों का परम बंधु, पिता, मित्र, पुत्र सब भावनाओं से भावित, प्रेम की एकमात्र मूर्ति, सौजन्य का एकमात्र पात्र, भारत का एकमात्र हित, हिंदी का एकमात्र जनक, भाषा नाटकों का एकमात्र जीवनदाता हरिश्चंद्र ही दुखी हो। देखिए ये वाक्य कितना बड़ा है, यहाँ पर कहीं आपको फुल स्टॉप नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। नेत्र में जल भरकर ये जो बात कही जा रही है, सूत्रधार जो है आंखों में पानी, मतलब कि वहां पर करुणा से भरा हुआ दृश्य है जिसमें कि पूरी बातें बताई गई कि सब कुछ है, हरिश्चंद्र ही दुखी हो। हाँ सज्जन शिरोमणे कुछ चिंता नहीं, तेरा तो बाना है कि कितना भी दुख हो उसे सुख ही मानना। मित्र तुम तो दूसरों का अपकार और अपना उपकार दोनों भूल जाते हो, तो मैं इनकी निंदा से क्या, इतना चित्त क्यों क्षुब्ध करते हो? स्मरण रखो ये कीड़े ऐसे ही रहेंगे और तुम लोक बहिष्कृत होकर इनके सिर पर पैर रख के विहार करोगे। तो आप देख रहे हैं कि प्रेम योगिनी से इस पैराग्राफ को लिया गया है। सूत्रधार के जो वाक्य हैं वो बड़े बड़े हो गए। आगे लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल कि तथ्य निरूपण या वस्तु वर्णन के समय कभी कभी उनकी भाषा में संस्कृत पदावली का कुछ अधिक समावेश होता है। इसका सबसे बड़ा चढ़ा उदाहरण नील देवी के वक्तव्य में मिलता है। क्या है वो वक्तव्य? आज बड़ा दिन है, क्रिस्तान लोगों को इससे बढ़कर कोई आनंद का दिन नहीं, किंतु मुझको आज उल्टा और दुख है। इसका कारण मनुष्य स्वभाव सुलभ ईर्ष्या मात्र है। मैं कोई सिद्ध नहीं कि राग द्वेष से विहीन हूं। जब मुझे अंग्रेज रमणी लोग मेद सिंचित केश राशि, कृत्रिम कुंतल जूट, मिथ्या रत्नाभरण, विविध वर्ण वसन से भूषित क्षीण कटी देश कसे निज निज प्रतिगण के साथ प्रसन्न वदन इधर से उधर फरफर कर की पुतली की भांति फिरती हुई दिखाई पड़ती है, तब इस देश की सीधी साधी स्त्रियों की हीन अवस्था मुझे स्मरण होकर आती है और यही बात मेरे दुख का कारण है। तो नील देवी का एक यहाँ पर उदाहरण दिया गया है जहां पर आप देखेंगे कि संस्कृत पदावली का प्रयोग किया गया है। आप देखेंगे तो लगेगा कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों की भाषा शैली से भी कठिन है, जिसमें आपने देखा मिथ्या रत्नाभरण, प्रसन्न वदन, ठीक है, कटिदेश, कुंतल जूट, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया है। आगे लिखते हैं कि पर यह भारतेंदु की असली भाषा नहीं, उनकी असली भाषा का रूप पहले दो अवतरणों में ही समझना चाहिए। ऊपर जो दिया गया था चंद्रावली नाटिका का और प्रेम योगिनी का। भाषा चाहे जिस ढंग की हो, उनके वाक्यों का अन्वय सरल होता है, उसमें जटिलता नहीं होती। उनके लेखों में भावों की मार्मिकता पाई जाती है, वाग वैचित्र व चमत्कार की प्रवृत्ति नहीं है। यहाँ पर देखिए लेखों की बात की गई, कहा गया कि लेखों में भावों की मार्मिकता पाई जाती है, वाग वैचित्र व चमत्कार की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। और अंत में लिखते हैं कि यह स्मरण रखना चाहिए कि अपने समय के सब लेखकों में भारतेंदु की भाषा साफ सुथरी और सुव्यवस्थित होती थी। तमाम चीजें बताने के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपने जो भी समकालीन भारतेंदु मंडल के और भी रचनाकार थे, उनकी भाषा तो और क्लिष्ट थी। अपेक्षाकृत भारतेंदु की भाषा साफ सुथरी और भाषा योग वासिष्ठ है। उसके संदर्भ में भी वो बात लिखते हैं कि साफ सुथरी और व्यवस्थित है, परिनिष्ठित है। आगे लिखते हैं कि उसमें शब्दों के रूप भी एक प्रणाली पर मिलते हैं और वाक्य भी सुसंबद्ध पाए जाते हैं। प्रेम घन आदि और लेखकों की भाषा में हम क्रमशः उन्नति और सुधार पाते हैं। संबत 1938 की आनंद कादम्बिनी का कोई लेख लेकर 10 वर्ष पश्चात किसी लेख में मिलान किया जाए तो बहुत अंतर दिखाई पड़ेगा। भारतेंदु के लेखों में इतना अंतर नहीं पाया जाता। इच्छा किया, आज्ञा किया, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग अवश्य कहीं कहीं मिलते हैं। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या दृष्टिकोण रहा है और अब तक परीक्षाओं में किस तरीके से सवाल कहां से पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर बात की, महत्वपूर्ण कथनों के ऊपर बात की और एक एक पंक्ति को समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा और जो भी हमने प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों का जवाब आप कमेंट्स के रूप में जरूर देंगे। और इस चैनल के बारे में
आप अपने मित्रों दोस्तों को भी बताएंगे और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ इसी गद्य साहित्य के विकास के अगले क्रम पे कि किस तरीके से अन्य भारतेंदु मंडल के जो भी रचनाकार हैं या फिर आगे कैसे चलकर गद्य का विकास हुआ है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में लगभग 100 पेजों में है। उसको पढ़ना जरूरी है, यहाँ से कई सवाल पूछे गए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।